My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ दैट इज मानवाधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास हम सभी लोग कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोज़ में हम सभी लोगों ने 475 अर्थात 475 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया है और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास हम सभी लोग करेंगे। You wanna get away, you better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. 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 आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज या मानवाधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 476, प्रश्न संख्या 476। प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य किसी खतरनाक या जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है? अंडर विच आर्टिकल चिल्ड्रंस below the age of 14 years may not be employed in factories, mines or any other hazardous work? And your options are A. Article 20, B. Article 22, C. Article 24 and D. Article 26। अर्थात A है अनुच्छेद 20, B है अनुच्छेद 22, C है अनुच्छेद 24 और D है अनुच्छेद 26। तो डियर स्टूडेंट्स, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खदानों या अन्य किसी खतरनाक जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है? अंडर विच आर्टिकल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स में नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, माइंस और अदर हैजार्डियस वर्क? तो क्या होगा आंसर? इट इज़ नॉट आर्टिकल 20, नॉट 22, नॉट 26, बट इट इज़ आर्टिकल 24। अर्थात अनुच्छेद 24 के अनुसार अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य किसी खतरनाक जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आर्टिकल 24 या अनुच्छेद 24। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो चाइल्ड below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment, that is according to article 24 या अनुच्छेद 24 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 477, प्रश्न संख्या 477। प्रश्न है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य देश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ अ member state of economic and social council of united nations? And your options are A 5 years, B 4 years, C 3 years and D 2 years। अर्थात 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य देश का कार्यकाल जो होता है वो कितने साल का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए मेंबर स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसके जो मेंबर कंट्रीज होती हैं, सदस्य देश होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 ईयर्स या 3 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 478, प्रश्न संख्या 478। प्रश्न है, अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजात हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड caste and scheduled tribe in legislative assemblies? And your options are A. Article 333, B. Article 331, C. Article 332 and D. Article 333। अर्थात अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 333 के अनुसार। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन सा सही है? 330 नहीं, 31 नहीं, 33 नहीं, बल्कि आर्टिकल 332 या अनुच्छेद 332 के अनुसार अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजात हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सो अंडर आर्टिकल और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 332
Indian Constitution provides for reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe in legislative assemblies. So here the C option is the right option. Now the next question, question number 480, प्रश्न संख्या 480. प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल में किस मौलिक अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता है? विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? एंड योर ऑप्शंस आर ए राइट टू लिबर्टी या स्वतंत्रता के अधिकार से, बी राइट टू लाइफ या जीवन के अधिकार से, सी राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार से, एंड डी राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है, 479, क्वेश्चन नंबर 479, राष्ट्रीय आपातकाल में किस मौलिक अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता है? विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? आपके ऑप्शन है, योर ऑप्शंस आर ए राइट टू इक्वलिटी या समानता का अधिकार, बी राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार, सी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, एंड डी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आपातकाल में भी हम जिस मौलिक अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता है वह कौन सा है? विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? तो कौन सा है? दैट इज नॉट राइट ऑफ इक्वलिटी, दैट इज नॉट राइट ऑफ फ्रीडम, दैट इज नॉट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बट दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अर्थात समानता का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध का अधिकार नहीं, बल्कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इस अधिकार को आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 480, प्रश्न संख्या 480. प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 का अनुच्छेद 12 संबंधित है. आर्टिकल 12 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 डील्स विथ, एंड योर ऑप्शंस आर ए राइट टू लिबर्टी या स्वतंत्रता के अधिकार से, बी राइट टू लाइफ या जीवन के अधिकार से, सी राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार से, एंड डी राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार से. तो डियर स्टूडेंट्स, मानवाधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा 1948 या 1948 का अनुच्छेद 12 है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 12 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 डील्स विथ. क्या होगा इसका सही उत्तर? राइट्स टू लिबर्टी या स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, राइट्स टू लाइफ भी नहीं है, राइट्स टू प्रॉपर्टी भी नहीं, बल्कि दैट इज राइट्स टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार है. सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार जो है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 है उसका आर्टिकल 12 जो है वो राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार से संबंधित है. अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 481, प्रश्न संख्या 481. प्रश्न है, किस वर्ष निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? इन विच ईयर रिजर्वेशन प्रोविजंस वर मेड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड? एंड योर ऑप्शंस आर ए 1993, बी 1994, सी 1995 एंड डी 1996. अर्थात 1993 में, 1994 में, 1995 में या 1996 में. तो किस वर्ष निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? इन विच ईयर रिजर्वेशन प्रोविजंस वर मेड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड? सो दैट इज नॉट इन 1993, नॉट इन 1994, नॉट इन 1996, बट दैट इज इन 1995. अर्थात 1995 में, सन 1995 में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था. इन 1995, 1995 में, और इन 1995 रिजर्वेशन प्रोविजंस वर मेड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड. सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. 1995 या सन 1995, सन 1995 में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 482, प्रश्न संख्या 482. प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स लोकेटेड? एंड योर ऑप्शंस आर ए वियना, बी डाओस, सी जेनेवा एंड डी कोलंबो. तो डियर स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो वियना नहीं है, डायोस नहीं, कोलंबो नहीं, बट दैट इज सिचुएटेड इन Geneva. So here the C option is the right option. The Office of the High Commissioner for Human Rights, that is OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights, has its headquarters in the historic Palace Wilson Building in Geneva, Switzerland. तो कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है राष्ट्रीय मानवाधिकार उच्चायुक्त का
मुख्यालय? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 483, प्रश्न संख्या 483। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, योर ऑप्शंस आर ए 20th जनवरी, बी 20th फरवरी, सी 20th मार्च एंड डी 20th अप्रैल। अर्थात 20 जनवरी को, 20 फरवरी को, 20 मार्च को या 20 अप्रैल को। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे इज सेलिब्रेटेड, that is not celebrated on 20th January, not on 20th February, not on 20th April, but that is celebrated on 20th March। अर्थात इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 20th मार्च या 20 मार्च का जो दिन होता है उसको हम इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे या अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 484, प्रश्न संख्या 484। प्रश्न है, किसे कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक कहा जाता है? हु इज रिगार्डेड एज मेन प्रोपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स? एंड योर ऑप्शंस आर ए बिंथम, बी जे स्मिल, सी स्पेंसर एंड डी टी एच ग्रीन। तो डियर स्टूडेंट्स, किसे कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक कहा जाता है? हु इज रिगार्डेड एज मेन प्रोपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स? तो क्या आंसर है? मिल नहीं, ग्रीन नहीं, स्पेंसर नहीं, बट दैट इज बेंथम। तो बेंथम या ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बेंथम के अनुसार जो है उन्होंने कहा कि कानूनी अधिकारों का सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक जो है बेंथम को कहा जाता है। तो बेंथम को कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक कहा जाता है और बेंथम इज रिगार्डेड एज मेन प्रोपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 485, प्रश्न संख्या 485। प्रश्न है, राज्य के संरचनावादी सिद्धांत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हु इज रिगार्डेड एज forerunner of structuralist theory of the state? And your options are A Gramsci, B Althusser, C Macpherson and D माइकल ऑक्सशॉट। तो माइकल ऑक्सशॉट या मैकफर्सन या अल्थ्यूजर या ग्रामसी में से किसे राज्य के संरचनावादी सिद्धांत का अग्रदूत कहा जाता है? हु इज रिगार्डेड एज फोररनर ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट? तो किसे कहा जाता है? ग्रामसी नहीं, मैकफर्सन नहीं, माइकल ऑक्सशॉट नहीं, बल्कि अल्थ्यूजर। जो अल्थ्यूजर हैं इनको जो है अल्थ्यूजर इज रिगार्डेड एज फोररनर ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट या राज्य के संरचनावादी सिद्धांत का अग्रदूत अल्थ्यूजर जी को कहा जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 486, प्रश्न संख्या 486। प्रश्न है, किसने 1947 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग और इंटरनेशनल लॉ कमीशन की स्थापना की? एंड योर ऑप्शंस आर ए जनरल असेंबली या महासभा, बी सेक्रेटरी जनरल या महासचिव, सी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, डी ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद। तो डियर स्टूडेंट्स, 1947 में इंटरनेशनल लॉ कमीशन की स्थापना या अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो महासचिव नहीं, आर्थिक और सामाजिक परिषद नहीं, न्यास परिषद नहीं, बल्कि दैट वाज जो उसकी स्थापना है, उसकी स्थापना इंटरनेशनल लॉ कमीशन की जनरल असेंबली या महासभा के द्वारा 1947 में की गई। सो इंटरनेशनल लॉ कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय जनरल असेंबली इन 1947. So here the A option is the right option. On the recommendation of the 6th Committee of the General Assembly decided to establish the International Law Commission and adopted its statute of resolution 174 2nd of 21 November 1947. So in this way here the A option is the right option. Next question, question number 487, प्रश्न संख्या 487। प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनरावलोकन का अधिकार देता है? Which article of Indian Constitution gives its power to review its own judgment to Supreme Court? And your options are A Article 131, B Article 133, C Article 136 and D Article 137। अर्थात अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 136 या अनुच्छेद 137। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने पूर्ण निर्णयों का पुनरावलोकन का अधिकार देता है? और विच आर्टिकल ऑफ इंडियन Constitution gives it power to review its own judgment to Supreme Court? That is not Article 131, not 136, not 133, but that is Article 137 या अनुच्छेद 137 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है। तो अनुच्छेद 137 जो है
सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 137 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इट पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट्स और ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 488 प्रश्न संख्या 488। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ राज्य के साप्तांग सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट? एंड योर ऑप्शंस आर ए मनुस्मृत, बी यजुर्वेद, सी शुक्रनीति एंड डी अर्थशास्त्र। तो कौन सा ग्रंथ राज्य के साप्तांग सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट? तो यदि हम लोग अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो संबंधित है, मनुस्मृत भी संबंधित और शुक्रनीति में भी इसकी चर्चा की गई है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट रिलेटेड विद सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट, या कौन सा ग्रंथ राज्य के सप्तांग सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो यजुर्वेद नहीं संबंधित है, मनुस्मृत, शुक्रनीति और अर्थशास्त्र, इन तीनों में जो है सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 489 प्रश्न संख्या 489। प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, एंड योर ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 36 to 51, बी आर्टिकल 12 to 35, सी आर्टिकल 52 to 60 एंड डी आर्टिकल 61 to 75। अर्थात अनुच्छेद 36 से 51, बी है अनुच्छेद 12 से 35, सी है अनुच्छेद 52 से 60 एंड डी है अनुच्छेद 61 से 75। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, तो नॉट फ्रॉम 12 to 35, नॉट फ्रॉम 61 to 75, नॉट फ्रॉम 52 to 60, बट इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल फ्रॉम 36 to 51, अर्थात अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है या वर्णन है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारत के संविधान की भाग 4 दैट इज अनुच्छेद 36 to 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सम्मिलित है या शामिल है। तो सो हियर दो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से यहाँ पर ए विकल्प सही है। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का वर्णन है या वह वर्णित है या सम्मिलित है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 490 प्रश्न संख्या 490 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, मानवाधिकारों की किस पीढ़ी को बहुधा नीला अधिकार के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर फर्स्ट जनरेशन, बी है सेकंड जनरेशन, सी है थर्ड जनरेशन एंड डी है फोर्थ जनरेशन। तो मानवाधिकारों की किस पीढ़ी को या किस जनरेशन को ब्लू राइट्स कहा जाता है? ये प्रश्न है। तो किसको कहा जाता है? नॉट टू फोर्थ जनरेशन, नॉट टू थर्ड, नॉट टू सेकंड, बट दैट इज फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी। तो मानवाधिकारों के प्रथम पीढ़ी को ब्लू राइट्स कहा जाता है या फिर नीला अधिकार कहा जाता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर नोन एज ब्लू राइट्स। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों को कभी कभी नीला अधिकार कहा जाता है। प्रमुख रूप से ये अधिकार जो है वे स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित हैं। ये मौलिक रूप से नागरिकों और राजनीति प्रवृत्ति के हैं। ये राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा के लिए हैं, इसलिए इसे नकारात्मक अधिकार भी माना जाता है। तो जो नीला अधिकार है या प्रथम पीढ़ी के अधिकार हैं वो क्या है? स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित है, और इन्हें जो है नकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है क्योंकि ये राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 491 प्रश्न संख्या 491। प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? योर ऑप्शंस आर ए 9 दिसंबर, बी 10 दिसंबर, सी 11 दिसंबर या डी है 12 दिसंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो कब मनाते हैं? 9 नहीं, 11 नहीं, बल्कि 10 दिसंबर को मनाते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 1948 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया
था और जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 492 प्रश्न संख्या 492 प्रश्न है, क्वेश्चन इज रॉबर्ट फिल्मर ने समर्थन किया था। रॉबर्ट फिल्मर ने समर्थन किया था और रॉबर्ट फिल्मर सपोर्टेड एंड योर ऑप्शंस आर ए डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट थ्योरी या राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को, बी फोर्स थ्योरी या सख्त सिद्धांत को, सी इवोल्यूशनरी थ्योरी या विकासवादी सिद्धांत को एंड डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या सामाजिक संविदा के सिद्धांत को। तो रॉबर्ट फिल्मर ने किस सिद्धांत का समर्थन किया था? रॉबर्ट फिल्मर सपोर्टेड विच थ्योरी? योर ऑप्शंस आर ए राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत या डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट थ्योरी, बी फोर्स थ्योरी या सख्त सिद्धांत, सी इवोल्यूशनरी थ्योरी या विकासवादी सिद्धांत, डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या सामाजिक संविदा का सिद्धांत। तो सामाजिक संविदा का सिद्धांत नहीं, विकासवादी नहीं, शक्त सिद्धांत नहीं, बल्कि डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट थ्योरी या राज्य का जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है उसका समर्थन रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा किया गया था। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डिवाइन ओरिजिन स्टेट थ्योरी was supported by रॉबर्ट फिल्मर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 493 प्रश्न संख्या 493 प्रश्न है, अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। यह कथन किसका है? हु सेड दैट? इट्स हुज स्टेटमेंट दैट द राइट इज अ रीजनेबल डिमांड फॉर द फ्रीडम टू डू सर्टेन थिंग्स एंड योर ऑप्शंस आर ए हॉबहाउस, बी बोशांके, शिलास्की एंड डी नॉर्मन वाइल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मन वाइल्ड इसका सही उत्तर, बोशांके ने, हॉबहाउस ने, लास्की ने। नॉर्मन वाइल्ड ने कहा था कि द राइट इज अ रीजनेबल डिमांड फॉर द फ्रीडम टू डू सर्टेन थिंग्स, अर्थात अधिकार कुछ विशेष कार्य को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। यह स्टेटमेंट, यह कथन नॉर्मन वाइल्ड का है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 494 प्रश्न संख्या 494 प्रश्न है, आर्थिक अधिकारों के बिना राजनीतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, इस धारणा पर किस सिद्धांत ने अधिक बल दिया है? विच थ्योरी लीड मोर एम्फेसिस ऑन द नोशन दैट पॉलिटिकल राइट्स हैव नो इम्पोर्टेंस विदाउट इकोनॉमिक राइट्स एंड योर ऑप्शंस आर ए मार्क्सिस्ट थ्योरी, बी लिबरलिज्म थ्योरी, सी लीगल थ्योरी और डी हिस्टोरिकल थ्योरी। अर्थात ए है मार्क्सवादी सिद्धांत, बी है उदारवादी सिद्धांत, सी है वैधानिक सिद्धांत और डी है ऐतिहासिक सिद्धांत। तो आर्थिक अधिकारों के बिना राजनीतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, यह धारणा जो है किस सिद्धांत में, यह धारणा किस सिद्धांत पर अधिक बल देता है? तो हिस्टोरिकल नहीं, लीगल नहीं, लिबरलिज्म नहीं, बल्कि यह जो धारणा है वो मार्क्सिस्ट थ्योरी या मार्क्सवादी सिद्धांत का है। यह मार्क्सवादी सिद्धांत पर अधिक बल देता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द right option. The Marxist theory laid more emphasis on the notion that political rights have no importance without economic rights. So here the A option is the right option. Next question, question number 495 प्रश्न संख्या 495 प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? What is the correct sequence of the following events? And your options are A फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति, B अमेरिकी क्रांति अमेरिकन रिवॉल्यूशन, C मैग्ना कार्टा एंड D ग्लोरियस या गौरवशाली क्रांति। एंड योर ऑप्शंस आर A 3421, B 4312, C 1234 एंड D 3412। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिवॉल्यूशंस हैं या क्रांतियाँ हुई हैं कब हुई हैं। यदि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो ये 1789 से 99 में हुई हैं। अगर हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन या अमेरिकी क्रांति की बात करते हैं तो ये 1775 से लेकर के 1783 में हुई है। मैग्ना कार्टा की हम लोग बात करते हैं तो 1215 में, और ग्रीन रिवॉल्यूशन या गौरवशाली क्रांति की बात करेंगे तो 1688 से लेकर के 1689 का जो समय हो ग्रीन रिवॉल्यूशन या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवशाली क्रांति का है। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवशाली क्रांति के यदि हम समय देखते हैं तो वो क्या है 1688 टू 1689। तो इस तरह से हमारी स्क्रीन पर आप देखिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का समय आ गया है, दैट इज 1789 टू 1799 अर्थात 1789 से लेकर के 1799 पे। अमेरिकन रिवॉल्यूशन या अमेरिकी क्रांति है 1775 से 1783। मैग्ना कार्टा है 1215 और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवशाली क्रांति 1688 से 1689। इस आधार पे जो असेंडिंग ऑर्डर लगेगा इन घटनाओं का, इन इवेंट्स का, उसमें मैग्ना कार्टा सबसे पहले होगा, उसके उपरांत ग्लोरियस रिवॉल्यूशन सेकंड पे होगा और फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन थर्ड पे होगा और फ्रेंच रिवॉल्यूशन फोर्थ पे होगा। तो इस तरह से 3
3-4-2-1, 3-4-2-1 जो ऑप्शन है, जो विकल्प है वो सही है। 3-4-2-1। 3 मीन्स जो मैग्ना कार्टा है वो 1215, 4 ग्लोरियस रिवोल्यूशन या गौरवशाली क्रांति 1688, अमेरिकन क्रांति या अमेरिकन रिवोल्यूशन 1775 एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 या 1789। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 496, प्रश्न संख्या 496। प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। द टर्म ऑफ अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस इज, एंड योर ऑप्शंस आर ए 10 ईयर्स, बी 9 ईयर्स, सी 8 ईयर्स एंड डी 7 ईयर्स। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने दिन का होता है? द टर्म ऑफ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस इज, वो क्या है? 10 साल नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं, बल्कि दैट इज 9 ईयर्स या 9 साल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का टेन्योर। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है 9 साल का होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस elected to 9-year terms of office by the United Nations General Assembly and their Security Council। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या है? वो 9 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 497, प्रश्न संख्या 497। प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का नारा दिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग हैड गिवन द स्लोगन ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी? डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। योर ऑप्शंस आर ए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 अर्थात अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष 1776, बी फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 या फ्रांसीसी क्रांति 1789, सी रशियन रिवोल्यूशन 1917 या रूसी क्रांति 1917 एंड डी चाइनीज रिवोल्यूशन ऑफ 1949 या चीनी क्रांति 1949। तो 1949 या 1949 में जो चीनी क्रांति उसमें कहा गया, या रूसी क्रांति में, या फ्रांसीसी क्रांति में, या अमेरिकी स्वतंत्रता के संघर्ष में कहा गया। तो स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व या फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी जो स्लोगन है वो किस क्रांति में दिया गया? अमेरिकी नहीं, रूसी नहीं, चीनी नहीं, बल्कि फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 या फ्रांसीसी क्रांति 1789 में यह नारा दिया गया था संतता, समानता एवं भ्रातृत्व का, दैट इज फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी का। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 498, प्रश्न संख्या 498। प्रश्न है, थॉमस पेन ने अपनी रचना द राइट्स ऑफ मैन में अधिकार के किस सिद्धांत को मान्यता दी है? विच प्रिंसिपल ऑफ राइट्स वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय थॉमस पेन इन हिज वर्क द राइट्स ऑफ मैन? एंड योर ऑप्शंस आर ए नेचुरल राइट या प्राकृतिक अधिकार, बी लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार, सी मोरल राइट्स या नैतिक अधिकार, एंड डी हिस्टोरिकल राइट्स या ऐतिहासिक आधार। थॉमस पेन ने अपनी रचना द राइट ऑफ मैन में अधिकार के जिस सिद्धांत को मान्यता दी है वह हिस्टोरिकल राइट नहीं, मोरल नहीं, लीगल नहीं, बल्कि दैट इज नेचुरल राइट है या प्राकृतिक अधिकार है। सो नेचुरल राइट प्रिंसिपल ऑफ राइट्स वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय थॉमस पेन इन हिज वर्क द राइट ऑफ मैन। तो कौन सा सही है? प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट सही है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, या प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट जो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 498, प्रश्न संख्या 499, प्रश्न संख्या 499। प्रश्न है, संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए 8, बी 9, सी 10 एंड डी 11। तो क्या होगा? संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है और हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज या हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं। सो हियर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वर्तमान में आर्टिकल 51A या अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 फंडामेंटल ड्यूटीज या 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको 2002 में 86 या 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 500, प्रश्न संख्या 500। प्रश्न है, महासभा ने मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया? When did the General Assembly constitute the Human Rights Council? And your options are A 2003, B 6, C 7 and D 2008। तो डियर स्टूडेंट्स, महासभा ने मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया? 2003 में, 6 में, 7 में या 8 में? तो 3 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, बल्कि 2006 में जो है महासभा ने मानवाधिकार परिषद का गठन किया था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। तो इस तरह से 2006 में
महासभा ने मानवाधिकार परिषद का गठन किया? हियर तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में, इस वीडियो में 25 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया जो रिलेटेड थे आपके जो ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उस टॉपिक से, उस प्रकरण से, अर्थात मानवाधिकार जो हमारा है, मानवाधिकार एवं फंडामेंटल राइट या राइट, मानवाधिकार एवं कर्तव्य, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ या मानवाधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो में अभ्यास किया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सभी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, इस बेल के आइकन को आप प्रेस कीजिए, दबाइए। इससे कुछ ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से हो जाएगी और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। अगली क्लास में हम मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, अर्थात मानवाधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।